हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम शुभम भारद्वाज है। आप सभी प्यारे दोस्तों का विराट गुरुकुल के ऑनलाइन मंच पर मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। देखिए दोस्त, आपको हमारी वीडियोस निरंतर मिल रही हैं इस चैनल के माध्यम से। प्रतिशत हम आपको पढ़ रहे हैं, आप सीख पा रहे हैं, मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ। और प्रतिशत की सीरीज़ में पिछली क्लास जो हमारी हुई थी वो प्राइस जो मूल्य होता है, एक्सपेंडिचर जो क्वांटिटी जो आपकी खपत होती है, और इनकम जो आप करते हैं उससे मिले जुले कुछ सवाल मैंने आपको कराए थे। फिर मैंने आपको सक्सेसिव के कुछ सवाल कराए थे कि प्रतिशत में हम सक्सेसिव को कैसे यूज़ करते हैं, और सक्सेसिव को हम कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेट करके पढ़ते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट को ही हम क्या कहेंगे, सक्सेसिव इंक्रीज कहते हैं या सक्सेसिव डिक्रीज कहते हैं। किसी व्यक्ति के या किसी वस्तु के मूल्य में क्रमबद्ध रूप से बढ़ोतरी होना या क्रम से उसका मूल्य घटना, निरंतर उसके मूल्य में बढ़ना या घटना, उसको हम क्या कहते हैं, सक्सेसिव इंक्रीज। क्रमागत रूप से बढ़ोतरी या क्रमागत रूप से कमी। इन सवालों को हम रेशो से करते हैं। फ्रैक्शन जो आपको परसेंटेज फ्रैक्शन दिया गया होता है, या मिक्स फ्रैक्शन आपको परसेंटेज में दिया गया होता है, या डेसिमल परसेंटेज आपको दिया गया होता है, तो उन सवालों को सबसे अच्छा तरीका करने का क्या होता है, रेशो मेथड होता है। मैं आपको सिखा रहा था, मैं दोनों ही तरीके आपको बताकर चल रहा था कि आप 100 मानकर भी चीज़ों को कर सकते हैं, तो कब हम 100 मानकर करेंगे और कब हम रेशो मेथड का यूज़ करेंगे। मैं दोनों ही बातें इस वीडियो के माध्यम से, जैसे जैसे हमारी आप क्लास देखेंगे, मैंने आपको क्लासेस में बताता चल रहा हूँ, तो आप इनको समझिए बातों को। ये बहुत छोटी बातें हैं लेकिन बहुत गहरी हैं। दोस्त, एक चीज़ मैं और आपसे कहना चाहूँगा, परीक्षा जो होती है वो अपने आप में कंप्लीट 100% होती है। 60% चीज़ें डिसाइड करती हैं कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। किसी भी सब्जेक्ट को तैयार करते समय आप बहुत ज़्यादा अपने आप को चीज़ों में मत इन्वॉल्व करो, बहुत सारी चीज़ों में आप मत इन्वॉल्व करो कि मैं सब कुछ ही पढ़ लूँ। जब परीक्षा का लास्ट दिन होगा तब भी आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारी चीज़ें छूट गई हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आप एक गंभीर एस्पिरेंट्स हैं, आपने गंभीर तैयारी करी है, गंभीर प्रतियोगी परीक्षा के आप छात्र हैं, और आपने थोड़ा भी सीरियस तरीके से तैयारी करी होगी, तो वो 60% तैयारी जो गंभीर आपने रखी है वही निर्धारित करेगी कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। 20% चीज़ें ऐसी हैं, अगर आपने गंभीरता से किसी विषय को पढ़ा है तो 20% जो अगला 20% है या 30% है, वो भी आप अगर थोड़े जुझारू प्रकृति के बालक हैं तो उस 30% को भी आप कर लेंगे पेपर में बैठ के। लेकिन जो अगला 10% है वो एग्जामिनर पेपर में इसलिए डालता है कि वो आपका टाइम खराब कराना चाहता है। उस क्वेश्चन का या उस परीक्षा में उस सवाल को देने का उसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि वो कैसे बच्चे के एक अच्छा जो एस्पिरेंट है, जो तैयार हुआ है, अपने आप को घिसकर जो तैयार हुआ है, जिसने किताबें लगाई हैं, जिसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाए हैं, जिसने अपनी क्लास को अच्छे से पढ़ा है, क्लास नोट्स बनाए हैं, तो उसको कैसे रोका जाए। तो वो 10% एग्जामिनर यही सोच के डालता है कि ये फंसाने के लिए है उस बच्चे को कि वो उसके टाइम को कहाँ ख़राब करे। तो आप उस 10% पर बिल्कुल भी ध्यान मत दें, उससे आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये निर्धारित नहीं होता। पेपर का 60% पोर्शन आप ठीक करेंगे, 70% ठीक करेंगे और आप मेरिट में आ जाएंगे, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। और 60% पेपर में जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो आसान होती हैं। अगली जो 30% होती हैं वो थोड़ी मॉडरेट होती है। अगर आपने 60% अच्छे से करा है तो आप उस 30% को भी कर लेंगे। लेकिन वो 10% ना आपके काम का है, ना मैं उसको पढ़ाऊँ, ना वो मेरे काम का है। ठीक है, तो आप अपना 60% अच्छे से पढ़ें, उसके बाद वो जो अगला 30% है उसको भी आप अच्छे से पढ़ेंगे। उसी से आपका डिसाइड होगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो मिले जुले सवाल आते हैं, हर तरह का सवाल परीक्षा में पूछा जाता है। आसान भी पूछा जाता है, कठिन भी पूछा जाता है, और बहुत ज़्यादा कठिन भी पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा कठिन को हम छोड़ेंगे, आसान और कठिन को हम करेंगे। ठीक है दोस्त, यही हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी। और पेपर को कैसे हम करेंगे ये भी मैं आपको बीच बीच में बताकर चलूँगा। आज की क्लास का पहला सवाल आप इसको करिए दोस्त। देखिए, सवाल को बहुत ध्यान से समझना है, पढ़ना है। कई दफ़ा क्या होता है कि सवाल तो इजी होता है, परीक्षा में आसान पूछा जाता है, लेकिन परीक्षा में बैठकर, पेपर में बैठकर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी मेरे दिमाग पर क्रिएट हो जाता है ना। सवाल का जो ओरा है वो तो आसान है, लेकिन उसका साइकोलॉजिकल प्रेशर इतना क्रिएट हो जाता है कि हम उस आसान प्रश्न को भी गलत कर देते हैं। तो आप पहले सवाल को आराम से पढ़िए, आप धैर्य रखिए, शांत रखिए अपने आप को, शांति से सवाल को पढ़िए और फिर उसको करने की कोशिश करिए। देखिए, अगर आपने प्रतिशत को अच्छे से पढ़ा है तो ये दो जो आपको परसेंटेज यहाँ पर लिखी गई होंगी, इनसे आप भिज्ञ होंगे। अगर इनसे आप भिज्ञ नहीं हैं और आप पेपर में इनको देखने के बाद थोड़े होपलेस हो गए, या यही आप सोच रहे हैं बैठकर पेपर में कि इनकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगी, तो फिर आप
ये वो सवाल मैं आपसे कह रहा हूँ, ये सवाल वो 60% पोर्शन का है। अगर आप इसको छोड़कर आ रहे हैं तो फिर आप ये उम्मीद मत करें अपने आप से या एसएससी से कि आपका सिलेक्शन वहाँ पर होगा। ये दोनों परसेंटेज फ्रैक्शन आपने पढ़ी होंगी और ये जानी पहचानी है बिल्कुल, आप इनको ध्यान से समझेंगे। इसने कहा सिनेमा हॉल के टिकट की बिक्री 57 से ही 1/7% बढ़ती है, तो आप मुझे बताइए 57 से ही 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 4/7। 4/7। अब जिस बच्चे को इसमें दिक्कत है कि ये 4/7 मैंने कैसे लिख दिया, वो हमारी पिछली क्लास सारी जितनी भी मैंने आपको करा दी वो आप देखो, उनसे आपको क्लियर होगा कि हमने कैसे लिखा है। अच्छा, टिकट की बिक्री बढ़ी है, यानी टिकट पहले कितने बिकते थे? 7। पहले कितने टिकट बिकते थे? 7। अगर पहले 7 टिकट बिकते थे तो अब कितने टिकट ज़्यादा बिकते हैं? 4 टिकट ज़्यादा बिकते हैं, तो अब टिकट की बिक्री होती कितनी है? 11। अगर भाई पहले टिकट आपके 7 बिकते थे तो अब कितने टिकट बिकते हैं? 11 टिकट बिकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। उसने कहा कि भाई मूल्य भी बढ़ा। कितना बढ़ा मूल्य? 16 से ही 2/3%। अब आप मुझे बताओ 16 से ही 2/3% को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे दोस्त? 1/6। 1/6। अगर टिकट का मूल्य पहले, आप ध्यान से समझना, अगर मूल्य पहले टिकट का कितना हुआ करता था? 6 रुपये हुआ करता था, तो मूल्य भी बढ़ गया भाई। मूल्य कितना हो गया? 1 बढ़ गया, तो मूल्य कितना हो गया? 7। सही रेशो बनाया हमने। टिकट की बिक्री 57 से 1/7% बढ़ी है, यानी जो टिकट पहले 7 रुपये की आती है, 7 का 57 से 1/7% होता है 4, तो 7 रुपये पर 4 रुपये बढ़ गए, यानी टिकट 11 रुपये का हो गया। मूल्य 16 से ही 2/3% इंक्रीज हुआ है। जो टिकट पहले 6 रुपये की बिकती थी वो अब 1 रुपये ज़्यादा की बिकती है, यानी 7 की बिकती है। तो दोस्त यहाँ पर हम सक्सेसिव यूज़ कर सकते हैं। देखिए, आप 7 से 7 कट कर देंगे, यानी यहाँ पर यहाँ पर जो रेशो बनेगा, फाइनल रेशो कितना बनेगा? 6:1। इस बात का मतलब क्या है भैया? थोड़ा समझाओ। देखो, अगर पहले आपकी जेब में 6 रुपये आते थे, टोटल रेवेन्यू 6 रुपये का जनरेट होता था, तो अब टोटल रेवेन्यू कितने रुपये का जनरेट हो रहा है? 11 रुपये का जनरेट हो रहा है। तो कितने रुपये एक्स्ट्रा आ रहे हैं आपकी जेब में? आप कहेंगे भैया 5 रुपये का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। 5 रुपये ज़्यादा आ रहे हैं पहले की अपेक्षा, तो 5 रुपये ज़्यादा आ रहे हैं पहले की अपेक्षा 6 पर। किस पर? 6 पर। तो प्रतिशत में कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब देखिए, इसको हमारी तैयारी ऐसी हो कि इसको मैं कैलकुलेट ना करूं। ये 1/6 का 5 गुना है। 1/6 होता है फ्रैक्शन में 16 से ही 2/3। उसको जब हम 5 करेंगे, 5 गुना करेंगे तो 16×5 80, और 2/5 को जब हम 5 गुना करेंगे तो 10/3। सॉरी, 2/3 को 5 गुना करेंगे तो 10/3। अब 10/3 होता है 3.33, तो 80 में 3.33 ऐड करेंगे तो 83.33% हमारा आंसर आएगा। आप चाहे तो इसको सोल्व कर सकते हैं। आगे सोल्व करने की ज़रूरत है नहीं, आप इस सवाल को ऐसे ही करेंगे। रेशो मेथड है, इसको करने का सबसे बढ़िया तरीका है। आप मुझे बताइए कि इसमें किसी बच्चे को दिक्कत? क्लियर है आपको ये सवाल? डन है भाई? चलिए एक बार इसको नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ें। आप इसको नोट करिए। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल सोल्व करेंगे। इसमें किसी बच्चे को दिक्कत? क्लियर है सबको? ठीक है। अब हम अगले सवाल पर मूव करते हैं। नेक्स्ट, मिथुन बता भाई इस सवाल को कैसे करेगा? मिथुन दोस्त, इस सवाल को तू कैसे करेगा एक बार मुझे बता। सवाल को पहले ध्यान से पढ़ और फिर समझ क्या कह रहा है सवाल। कह रहा एक सिनेमा घर के टिकट की कीमत 60 रुपये बढ़ जाती है, लेकिन दर्शकों की संख्या में 20% की कमी हो जाती है। सिनेमा घर की कुल आय 8,000 रुपये की वृद्धि होती है। आय में अगर टिकट की प्रारंभिक कीमत 120 रुपये है, टिकट कितने रुपए का है? 120 रुपये का। तो सिनेमा घर की प्रारंभिक कुल आय ज्ञात करें। सिनेमा घर की प्रारंभिक कुल आय ज्ञात करें। क्लियर है? आप मुझे बताओ क्लियर है क्या है सवाल आपको? देखिए कैसे करेंगे। आपको जो कीमत बढ़ाई है उसने सिनेमा घर में, टिकट की कीमत कितनी बढ़ाई है? 60 रुपये बढ़ाई है, 60 रुपये। ठीक है। दर्शकों की संख्या में 20% की कमी होती है। सिनेमा घर की कुल आय में 8,000 की वृद्धि होती है। तो टिकट की प्रारंभिक कीमत दी है आपको, तो सिनेमा घर की प्रारंभिक कुल आय आपसे पूछिए। देखिए कैसे करेंगे। आप इसमें परसेंटेज ढूंढिए। परसेंटेज कहाँ है? इसमें परसेंटेज है कि दर्शकों की संख्या में 20% की कमी आई है। तो 20% की कमी आई है, तो इस बात का मतलब ये है कि भाई मेरे, अगर मैं दर्शकों का रेशो बनाना चाहूँ तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5 के। अगर भैया पहले 5 दर्शक आते थे सिनेमा हॉल में, तो अब कितने दर्शक आते हैं? 4। भाई 20% कम हो गया। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। अगर 5 लोग पहले आते थे तो अब 1 कम आता है, यानी कितने आते हैं? 4 आते हैं। क्लियर है?
अब आप देखिए यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, ये तो दर्शक का मैंने अनुपात बनाया कि पहले दर्शक कितने आते थे 5, अब दर्शक कितने आते हैं 4। अब आप सुनिए, अब हम कीमत की बात करते हैं। कीमत की देखो आप ध्यान से समझना मेरे प्यारे भाई, एक टिकट पहले था कितने रुपए का, 120 रुपए का। उसने लिखा है साफ साफ कि एक टिकट कितने रुपए का था, 120 रुपए का था। और आज जो टिकट है उसकी कीमत 60 रुपए बढ़ गई, तो आज टिकट कितने रुपए का हो गया, 60 रुपए बढ़ गया, यानी 180 रुपए का हो गया। एक टिकट कितने रुपए का हो गया, 180 रुपए का। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर, आप एक बात बताइए प्यारे दोस्त, कि पहले 5 लोग आते थे और एक आदमी से हम 120 रुपये लेते थे एंट्री फीस, 120 रुपये, तो हमारी कमाई कितनी होती थी, 600 रुपये। कमाई कितनी होती थी, 600 रुपये। लेकिन आज कितने लोग आते हैं, 4 लोग आते हैं, तो एक आदमी से हम 180 रुपये लेते हैं, तो हमारी कमाई कितनी होती है, 720 रुपये होती है। क्लियर भाई? पहले कमाई हमारी होती थी 600 और आज हमारी कमाई होती है 720। क्लियर? तो आप मुझे बताइए आपकी कमाई कितनी बढ़ गई। आप कहेंगे भैया कमाई बढ़ गई 120, कमाई बढ़ गई 120, लेकिन उसने कहा है कमाई तो 8000 रुपये बढ़ी है। तो 120 की वैल्यू क्वेश्चन पेपर में कितने दी है प्यारे बच्चे, 8000 दी है। आप यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का मान आएगा 8000 को जब आप डिवाइड करेंगे किससे, 120 से। अब आपको उसने कहा है कि ये बताइए सिनेमा घर की प्रारंभिक कुल आय क्या थी। सिनेमा घर की प्रारंभिक कुल आय थी कितनी भाई, 600। तो आपको 600 का मान निकालना है, तो इंटू कितना कर देंगे भाई, 600 कर देंगे। इंटू कितना करेंगे, 600। 0 से 0 जाएगा, आप इसको 12 से काट सकते हैं, ये 5 आएगा। और 8000 गुना 5 होगा, 8 पंजे 40, यानी कि 40,000 रुपये सिनेमा घर की प्रारंभिक कुल आय थी। ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, पेपर में पूछा गया है। बताइए आप इसको ऐसे कर लेंगे, डन है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। मिथुन समझ में आया भाई? इसको करेंगे दोस्त, करिए एक बार, आप खुद ट्राई करेंगे और फिर मैं आपको ये कराऊंगा। करिए दोस्त, कैसे करेंगे इसको, एक बार आप ट्राई करेंगे। देखिए मैं कराता हूं। आपको जो आंसर्स दिए गए हैं वो रुपीज़ में दे रखे हैं, ये गलत हैं। आप हमारे जो आंसर हैं वो परसेंटेज में आपसे पूछा है, तो हमारे ये आंसर्स गलत हैं। हमारा आंसर परसेंटेज में आएगा। आप मुझे बताइए क्या आएगा। ये पिछले क्वेश्चन के ऑप्शन लिखे गए यहाँ पे, इनको आप कट कर देंगे और आप बताइए आपका आंसर क्या आएगा। मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, मैं एक बार ऑप्शन लिख देता हूँ दोस्त। ऑप्शन आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ, 50% आएगा क्या, 45% आएगा क्या, 55% आएगा क्या, या 40% आएगा क्या। आप मुझे बताइए क्या आंसर आएगा इसमें से। चलिए करते हैं। कह रहा किसी सिनेमा के प्रवेश टिकट का मूल्य 250 रुपये है, टिकट के मूल्य में कमी होती है। ठीक है जी। टिकट की बिक्री 50% बढ़ती है, ओके। टिकट से जबकि प्राप्त की गई कुल धनराशि में 17.5% की कमी आती है। जो धनराशि मुझे पहले प्राप्त होती थी, आज वो धनराशि कितनी कम हो गई, 17.5% कम हो गई। तो टिकट के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई, ये आपसे पूछा है। क्लियर है? टिकट के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई, ये आपसे पूछा है। क्लियर? टिकट के मूल्य में कितने रुपए की कमी हुई, ये आपसे पूछा। आओ इसको करते हैं। देखिए टिकट की बिक्री 50% बढ़ी। अगर मैं बिक्री की बात करूं तो 50% की फ्रैक्शन होती है 1/2। अगर पहले 2 टिकट बिकते थे तो आज कितने टिकट बिकते हैं, 3 टिकट बिकते हैं। 50% टिकट की बिक्री बढ़ गई। अगर पहले 2 टिकट बिकते थे तो आज 1 टिकट ज़्यादा बिकता है, यानी 3 टिकट बिकते हैं। ठीक है। प्राप्त की गई कुल धनराशि 17.5% कम होती है। अब आप मुझे बताओ ये 17.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगी, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगी। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी, देखो आप इसको लिख सकते हैं, आप इसको मैं तोड़कर बता रहा हूँ, आप फिर से समझेंगे। देखिए इसको आप लिख सकते हैं 10% प्लस 7.5%, ऐसे लिख सकते हैं भाई। 10% होता है 1/10 और 7.5% होता है 3/40, क्योंकि ये 2.5 का 3 गुना है। 2.5 होता है 3/40, तो 7.5% हो जाएगा 3/40। 2.5 होता है 2.5% होता है 1/40, ये 3 गुना तो 3/40, तो ये आएगा 7/40, 7/40। आप इसको सोल्व करेंगे, इसको 40 बनाएंगे, ऊपर 4 से करेंगे तो 4 और 3 7/40 आएगा। यानी धनराशि आपकी, अगर आपकी कमाई
ध्यान से समझना, उसने कहा कमाई कम हुई है। कितनी कम हुई है? 17.5% कम हुई है। अगर पहले आप 40 कमाते थे तो आज आप 7 कम कमाते हैं, यानी कितने कमाते हैं? 33 कमाते हैं। क्लियर भाई? अच्छा, आपसे आंसर किस में पूछा है? परसेंटेज में पूछा है। तो आप बताइए, देखिए पहले आपके 2 टिकट बिकते थे और कमाई आपकी 40 होती थी। टिकट कितने बिकते थे? 2, कमाई होती थी 40। तो एक टिकट कितने रुपए का था? 20 रुपए का। एक टिकट कितने रुपए का था? 20 रुपए का। अब आपके कितने टिकट बिकते हैं? 3 टिकट बिकते हैं, कमाई होती है 33। तो एक टिकट कितने का हो गया? 11 रुपए का हो गया। डन है? क्लियर भाई? आप मुझे बताइए, पहले आपके टिकट बिकते थे 2, पहले आपकी बिक्री होती थी 2 और आपकी कमाई होती थी 40। कितनी होती थी? 40। तो कितने टिकट बिकते? एक टिकट कितने रुपए का हो गया? 20 रुपए का। भाई मेरी जेब में 33 रुपए आए, 33 रुपए। टोटल कितने रुपए आए? 33 रुपए आए। एक टिकट 3 रुपए का है, बिक्री 3 टिकट की हुई, 3 टिकट बिके और 33 रुपए आए जेब में, यानी कि एक टिकट कितने रुपए का हो गया? 11 रुपए का हो गया। तो पहले टिकट 20 रुपए का हुआ करता था, आज टिकट 11 रुपए का हो गया। तो टिकट में कितने की कमी आ गई दोस्त? 9 की। तो 9 की कमी आई किस पर? बताइए आप मुझे। 9 की कमी आई किस पर? 20 पर। तो परसेंटेज में निकालना, इनटू कितना करेंगे? 100। आप 20 से जाएंगे 5 बार और 9 पंजे कितना आएगा? 45%। यानी कि आपकी जो टिकट की बिक्री है वो कितनी कम हो गई? 45% कम हो गई। 45% इस सवाल का सही आंसर है। क्लियर है? ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा सवाल। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट कह रहा है, यदि किसी किताब का मूल्य पहले 25% घटाया जाता है और फिर 20% बढ़ाया जाता है तो किताब की कीमत में वास्तविक कितना प्रतिशत का परिवर्तन आया? ये तो सवाल आसान है, आप कर लेंगे। देखो, मूल्य पहले 25% घटाया, 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। यानी अगर पहले मूल्य 4 हुआ करता था तो अब आपने कितना कर दिया? 3 कर दिया, 4 से 3 कर दिया। फिर 20% बढ़ाया तो 20% की फ्रैक्शन होगी 1/5, यानी कि 5 से कितना कर दिया? 6 कर दिया। 5 से कितना कर दिया? 6। तो आप सक्सेसिव लगाएंगे, 5 चौक कितना आ गया? 20 और 6 तिया कितना आ गया? 18। यानी फाइनल प्राइस 20 से कितना हो गया? 18। तो 2 कम हुआ किस पर? 20 पर। तो 100 पर कितना? आप कटेंगे इसे 5 बार और 5 दूनी 10%, यानी 10% का क्या हुआ है? इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट? डिक्रीमेंट। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का सही आंसर है। इसको सक्सेसिव से कर सकते हैं, इसको 100 मानकर भी कर सकते हैं, इसको हम x% प्लस y% प्लस xy बाई 100 वाले मेथड से भी कर सकते हैं। लेकिन आप इसको समझिए, ये सबसे अच्छा तरीका है, रेशियो मेथड। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पर मूव करेंगे। नेक्स्ट, एक वस्तु की कीमत में 35% की कमी आई, उस कमी की वजह से उसकी बिक्री में वृद्धि हुई, तो उस वृद्धि से राजस्व प्राप्ति में भी वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई? 17% की वृद्धि हुई। तो x का मान बताइए। तो हमें बताना है x का मान। देखिए क्या कह रहा है, व्हेन द प्राइस ऑफ एन आइटम वाज रिड्यूस बाय 35%। एक आइटम है, उसका प्राइस कम हुआ है 35%, देन इट्स सेल वॉज इंक्रीज बाय x%। तो उसकी सेल x% बढ़ गई। इफ देयर इज अ इंक्रीज ऑफ 47 नहीं है, 17% का इंक्रीमेंट हुआ रेसिपिएंट ऑफ द रिवेन्यू। जो भी रिवेन्यू इकट्ठा हुआ है उसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ है? 17% का। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x का मान बताना। आप समझिए ध्यान से कैसे करेंगे दोस्त, बताइए इस सवाल को कैसे करेंगे, कैसे करेंगे इसको, क्वेश्चन को। 35% की कमी आई है भाई, 35% की कमी आई है, तो 35% की फ्रैक्शन होगी। देखो 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20, 5 का 7 गुना है 35, तो फ्रैक्शन हो जाएगी 7/20। तो यानी अगर 20 था पहले, तो 20 में 7 की कम होके कितना हो गया? 13। 7 कम होके कितना हो गया? 13। एक वस्तु की कीमत 20 से कितनी होगी? 13। ये कीमत में कमी आई है, ये कीमत में क्या आई है? कमी आई है। मैं लिख देता हूँ, 35% की फ्रैक्शन हो जाएगी, 5% की फ्रैक्शन 1/20, 35% की फ्रैक्शन 7/20। तो अगर कीमत पहले 20 थी तो अब 7 कम होकर कितनी हो गई? 13 हो गई। 7 कम होकर कितनी हो गई? 13। अच्छा, राजस्व प्राप्ति, अगर हम रिवेन्यू की बात करें, अगर हम कमाई की बात करें, तो हमारी कमाई 17% बढ़ गई। अगर हम पहले 100 रुपये कमाते थे तो अब कितने कमाते हैं? 117 रुपये कमाते हैं, 117 रुपये। क्लियर है भाई? तो आप कैसे करेंगे? देखिए, अगर हम बिक्री की बात करें तो हम वही रेशो लगा देंगे। देखो भाई, आपकी कमाई 100 रुपये होती थी और 20 रुपये
एक वस्तु की कीमत थी, एक वस्तु की कीमत 20 रुपये थी और आप 100 रुपये कमाते थे, तो कितनी वस्तुएं बिकती थी आपकी? 5। कितनी वस्तुएं बिकती थी? 5। आज आपकी कमाई कितनी हो रही है? 117 हो रही है और कीमत कितनी है? 13 रुपये। तो 13 निम्मा 117, 13 निम्मा 117, यानी बिक्री कितनी हो रही है? 9 की हो रही है। बिक्री कितने की हो रही है? 9 की। तो आप मुझे बताओ बिक्री कितनी बढ़ गई? 4 बढ़ गई किस पर? 5 पर। तो 100 पर कितना? ये कितना आ जाएगा? बी। आप इसे काटेंगे तो 20 चौक 80%, यानी कि आर्टिकल जो बढ़ा, जो बिक्री बढ़ी, जो एक्स का जो मान आएगा वो कितना आएगा? 80% आएगा। भाई आप पहले 100 रुपये कमाते थे, एक प्रोडक्ट 20 रुपये का बिकता था, 100 रुपये आप कमा लेते थे, तो प्रोडक्ट बिकते थे 5। आज आपकी कमाई होती है 117 और एक प्रोडक्ट 13 रुपये का बिकता था, तो प्रोडक्ट आपके बिकते कितने हैं? 9। ठीक है, तो कितने बढ़ गए? 4 बढ़ गए 5 पर। तो 100 पर जो आपका टोटल परसेंटेज बनेगा वो कितना बनेगा? 80% आपका बन जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सवाल समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन ये करते हैं, एक बार आप इसको ट्राई करेंगे। मिथुन मिश्रा जी, आप एक बार इसको ट्राई करेंगे और मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। करिए। किया आपने? मंसूर, हर्षित, किया? हुआ क्वेश्चन? देखो ये बहुत बढ़िया सवाल है, मैं टेक्निकल तरीके से बताऊंगा आपको कैसे करेंगे आप इसको, आप ध्यान से समझ। देखिए दोस्त, कह रहा ए ने बी से 10% ज़्यादा अंक प्राप्त करे, यानी ए के नंबर बी से 10% ज़्यादा है। 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। अच्छा ये बात आप समझते हैं ना कि 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/10 होती है। किसके नंबर ज़्यादा हैं? ए के नंबर ज़्यादा हैं। किससे ज़्यादा हैं? बी से ज़्यादा हैं। तो आप कहेंगे भैया बी के नंबर अगर 10 आए हैं तो ए के कितने आए हैं? 10% ज़्यादा, यानी 10 का 10% 1 होता है। तो ए के नंबर 1 ज़्यादा आए हैं, यानी इन दोनों के नंबर का जो रेशो बनेगा वो कितना बनेगा? 11:10। कितना रेशो बनेगा? 11:10। 11:10। क्लियर है? आप मुझे बताओ ये बात क्लियर? अब जैसे इसने कहा, आगे बढ़िए, इसने कहा बी ने सी से 20%, बी स्कोर 20% मोर मार्क्स देन सी। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बनेगी? 1/5 बनेगी। अब जो बी के मार्क्स हैं वो सी से ज़्यादा हैं। कितने ज़्यादा हैं? 20% ज़्यादा। तो सी के नंबर अगर 5 हैं तो बी के नंबर 1 ज़्यादा है, यानी कितने हैं? 6। क्लियर है? तो बी और सी के मार्क्स का रेशो कितना बनेगा? 6:5। एक बार आप और देख लो, इसने आपसे कहा है कि बी के नंबर, बी स्कोर 20% मोर मार्क्स देन सी, यानी बी जो है वो सी से 20% ज़्यादा मार्क्स लेके आता है। अगर सी के नंबर 5 हैं, सी के नंबर अगर 5 है तो बी के नंबर 1 ज़्यादा हो जाएंगे। तो 5 से 1 ज़्यादा यानी कितने हो जाएंगे? 6। तो बी का और सी का जो रेशो बनेगा वो कितना बनेगा? 6:5। 6:5। क्लियर है मेरी बात यहाँ पर? अब आप अगला रेशो बना लो। आगे का रेशो क्या है? कह रहा है कि सी स्कोर 32% लेस देन डी। अब आप मुझे बताइए 32% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? भाई 4% की होती है 1/25। ये 4 का 8 गुना है तो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 8/25। क्लियर है? अच्छा नंबर किसके आए हैं? कह रहा सी ने डी से 32% कम अंक प्राप्त करे। सी के नंबर कम है, किससे कम है? डी से। तो डी को हम पूरा नंबर देंगे 25 और इसमें से 8 कम है। 25 में से 8 कम है किसके? सी के। तो 25 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 17। ठीक है, 25 में से 8 घटाएंगे तो 17। तो सी और डी का जो रेशो आएगा वो कितना आएगा? 17:25। क्लियर है दोस्त? आप मुझे बताइए यहाँ तक क्लियर? ये तीनों रेशो मैंने बना लिए, तीनों के नंबर का मैंने रेशो बना लिया। अब इसने कहा यदि ए को सी से 272 अंक ज़्यादा मिले हैं, ए को सी से 272 अंक ज़्यादा मिले हैं, तो आपसे किसके नंबर पूछें? बी के नंबर पूछें। तो आप सुनिए मेरी बात, देखिए ऑफलाइन में मैंने ये तरीका मैंने आपको बताया है। आपको किसको कंपेयर करना है? ए और सी को कंपेयर करना है और बी के मार्क्स आपको निकालने हैं। तो आप कैसे करेंगे इसको बताओ? आप इसको कैसे करेंगे?
आपको कंपेयर करना है ए और सी के मार्क्स को। तो अगर आपको ए और सी के मार्क्स को कंपेयर करना है, यानी कि आप ए और सी ही निकाल लो पहले। ए कैसे निकलेगा? ए निकलेगा इन सब के मल्टीप्लाई से, इन सब की मल्टीप्लाई से ए निकलेगा दोस्त। आप ध्यान से समझना, इन सब की मल्टीप्लाई से कितना निकलेगा? ए। ये 17 छिक्की 102 है। कितना है? 17 छिक्की 102। भाई ए इन सब की मल्टीप्लाई से निकलेगा तो 11 इंटू 6 इंटू 17। आप सबसे पहले 17 की मल्टीप्लाई इससे कर लो, तो 11 गुना 17 छिक्की 102। ये आप करेंगे तो 11 दूनी 22, ठीक है, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11। ये ए के जो मार्क्स आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे? 1122 आ जाएंगे, 1122। ठीक है, यहाँ तक कैलकुलेशन ठीक है। अब आप देखिए, अब आपको सी के मार्क्स चाहिए। अच्छा, सी कैसे निकलेगा? आप ध्यान से समझना। बी तो निकलता, अगर मुझे ए निकालना होता है तो मैं ऐसे मल्टीप्लाई करता हूँ, नीचे की तरफ सबकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। बी निकालना होता है तो 1 रेशो इधर से और 2 रेशो इधर से। सी निकालना होगा तो 2 रेशो इधर से लेंगे और 1 रेशो इधर से लेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो सी का जो रेशो आएगा वो कितना आएगा? 10 पंजे 50 और 50 गुना 17, 50 गुना 17, तो 17 पंजे 85, यानी ये कितना आएगा? 850 आएगा। तो सी के जो मार्क्स आएंगे वो कितने आएंगे? 850। इसने कहा ए को सी से 272 अंक ज़्यादा मिलते हैं। आप मुझे बताइए यहाँ रेशो में कितने ज़्यादा हैं ए के मार्क्स सी से? ए के जो मार्क्स हैं वो सी से रेशो में कितने ज़्यादा हैं? 150 और 122, ये 272 ज़्यादा हैं। अच्छा, 272 की वैल्यू क्वेश्चन में 272 ही दी है, बोलिए दी है नहीं दी है? भाई पेपर में कह रहा कि 272 ज़्यादा है, एक्चुअल में रेशो में भी कितने ज़्यादा है? 272 ज़्यादा है। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 1। मतलब जितने मार्क्स ज़्यादा हैं उतने ही रेशो ज़्यादा हैं, तो सेम रेशो सेम मार्क्स के बराबर है, यानी 1 यूनिट के बराबर आ जाएगा। अब आपसे उसने किसके मार्क्स पूछे हैं? बी के मार्क्स पूछे हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए बी का रेशो आप कैसे निकाल लेंगे? भाई बी के मार्क्स को कौन रिप्रेजेंट करेगा? मैंने आपको कहा अगर बी निकालना होता है तो 1 रेशो इधर से लेते हैं और नीचे के दोनों रेशो को लेते हैं। तो 10 को 10 की मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे, फिर 6 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 गुना 6 गुना 17, 10 गुना 6 गुना 17। आप इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, या 17 छिक्की 102 होता है दोस्त, 17 छिक्की 102 होता है, और 102 गुना 10 करेंगे तो कितना आएगा? 1020। यानी भैया बी के जो मार्क्स आएंगे वो कितने आएंगे? 1020 आ जाएंगे, 1020 है ऑप्शन में, 1020। ये रहा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। आप मुझे बताइए क्या आप इसको ऐसे कर सकते हैं? आसान सवाल है, आप इसको ऐसे निपटा सकते हैं। अगले पर चलेंगे, नेक्स्ट। अच्छा, और स्लाइड नहीं है, ठीक है। तो आपको समझ में आया ये सवाल? मिथुन समझ में आया क्वेश्चन? मिश्रा जी आपको समझ में आए? कहीं किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अगर आपको कहीं कोई दिक्कत है आप मेरे से पूछ सकते हैं क्लास में, और आप इस वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम है। नहीं, आप पहले इनको करो। देखिए मैं आपको अपने बारे में बता दूं, आप सबसे पहले मेरी बात को सुनो। आपको परसेंटेज का जो नोट्स बनवाया गया है, क्लास नोट्स जो बनवाया गया है, उसको आप करो। उसके बाद जो मैंने 1 बाई 1 आपको 163 सवाल कराए हैं उनको आप करिए, उनको आप करिए। आप मेरी बात को समझो। देखिए, हाँ क्या कह रहे हैं आप? बताओ मंसूर भाई। आप सबसे पहले जो आपको मैंने क्लास नोट्स बनवाया उसको रिवाइज करो, ठीक है, बढ़िया से 2-3 बार उसको रिवाइज करो। उसके बाद ये जो मैंने आपको शीट दी है 163 क्वेश्चंस की, आप इसको करिए। ये एक एक सवाल लगाओ आप, इसमें हर टाइप का क्वेश्चन है, और ये कोई छोटे मोटे सवाल, देखो मैंने आपको कराया, आप मुझे बताइए ये क्वेश्चन है या नहीं है? ये सवाल मैंने आपको कराया मेरे प्यारे भाई, आपके पेपर में आपकी शीट में ये सवाल है या नहीं है? अभी भी मैं आपको करा के हटाऊं और मैंने आपको बताया, आप मुझे बताइए ये सवाल मैंने आपको कराया। देखिए, गेहूं की कीमत में 15% की कमी होती है, 15% की कमी होती है, तो एक गृहिणी को 2720 रुपये में 6 किलोग्राम गेहूँ अधिक खरीद पाता है, वो अधिक खरीद लेती है वो। तो गेहूं की प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत बताइए। अब इसमें क्या दिक्कत है? जब मैंने ये शीट आपको हार्ड कॉपी में दे रखी है, और ये शीट में 1 बाई 1 क्वेश्चंस क्लास में भी करा रहा हूँ, मैं तो एक भी क्वेश्चन अपनी तरफ से नहीं छोड़ता हूँ आपको देने के लिए कि मैं आपसे ही कराऊँ उसको। मैं एक एक सवाल आपको करा रहा हूँ, मैं क्लास नोट्स बनवा रहा हूँ, पहले कंसेप्ट बता रहा हूँ, फिर मैं एक एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। तो फिर क्या दिक्कत है मेरे भाई? आपको दिक्कत क्या है? आप करते क्यों नहीं?
भाई आप इसको करो, इसमें क्या दिक्कत है? जो आपको प्रॉब्लम आ रही है आप मुझसे पूछो। अब ये तो कोई बात नहीं हुई कि सर मुझे मैथ्स में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। कॉन्फिडेंस दो ही तरीके से आएगा, मैथ्स केवल प्रैक्टिस मांगता है। आप प्रैक्टिस करो, एक बार कोई चीज़ गलत होगी, दूसरी बार गलत होगी, वो तीसरी बार नहीं होने की गलत। जब आपको कंसेप्ट समझा रहे, ये सवाल हमारी शीट में है, बताइए है या नहीं है। और मैंने आपको अभी वीडियो में भी कराया, क्लास में भी करा दिया, तो फिर क्या दिक्कत है? आप करो इस सवाल को, बताओ ये सवाल है या नहीं है, आप मुझे बताइए। देखिए कह रहा चावल का मूल्य 25% तक कम हो जाता है, इसलिए एक व्यक्ति उतने ही खर्च में 30 किलोग्राम अधिक चावल खरीद पाता है। यदि खर्च 5400 है तो चावल को प्रति किलोग्राम वास्तविक मूल्य बताइए। इसमें क्या दिक्कत होगी? ये बहुत आसान सवाल है। ये देखिए खर्च वाला सवाल, पेट्रोल की कीमत 60 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 75 रुपये प्रति लीटर हो जाती है। पेट्रोल की खपत को कितना प्रतिशत कम करें ताकि बढ़ा हुआ खर्च केवल 10% बढ़े? केवल 10% खर्चा बढ़े। ये सवाल मैंने आपको कराया, ये सक्सेसिव का क्वेश्चन है। अभी मैं करा के हटाऊं। पेट्रोल की कीमत 28% की वृद्धि होती है, एक व्यक्ति अपने खर्चे को 22% बढ़ाना चाहता है, तो लगभग कितने प्रतिशत उसे अपने उपभोग को कम करना पड़ेगा? बताइए मैंने कराया या नहीं कराया? अभी कराया, बताओ क्या दिक्कत है? चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है, तो चावल की खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए कि चावल पर होने वाला खर्च 40% तक कम हो जाए? हमारी जो शीट है, विराट गुरुकुल की जो ये शीट है, आप मेरे भाई पहले हमारे क्वेश्चन लगाओ सारे, जो मैंने आपको क्लास नोट्स बनवाया, उसके बाद ये आप सारे सवाल लगाओ। इसमें हर टाइप का सवाल है। देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। देखिए एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 1.2 लाख रुपए की वृद्धि होती है, परंतु आय पर लगने वाला टैक्स 12% से 10% हो जाता है। जो आयकर पर टैक्स लगता है वो 12% से 10% हो गया, लेकिन अभी भी वो उतना ही कर देता है जितने वो पहले देता था, तो उसकी बढ़ी हुई आय बतानी है। तो ये सवाल मैं आपको क्लास में करा चुका हूं, मैं एक एक क्वेश्चन आपको करा चुका हूं। आप इसमें क्या दिक्कत है? आपको, आपसे जो नहीं होता आप मेरे से आके पूछिए। क्लियर है? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना सीरियस एफर्ट हम आप लोगों के साथ कर रहे हैं, जितना बढ़िया कंटेंट हम आपको दे रहे हैं, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बस आप उन सवालों को करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ, शीट को लगाओ 4-5 बार, क्या दिक्कत है? अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 163 है, सवाल नंबर 163 है। क्वेश्चन नंबर 163, 163, ये 161 है, नीचे 160, फिर नीचे है, ये लास्ट नंबर 163 है। बताओ, देखिए ये सवाल नंबर 163 आपके सामने है। तो 163 तक मैं आपको करा रहा हूँ। देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा सवाल है। ए बी की आय का योग ये है, ए अपनी आय का 70% और बी अपनी आय का 80% खर्च करता है। ए की बचत बी की बचत से 25% अधिक है, तो उनकी आय के बीच का अंतर निकालिए। अब इन सवालों को आप बैठ के करो तो सही, जो आपको प्रॉब्लम आई वो हमसे आके पूछिए। एक एक सवाल हम आपको करा चुके हैं। देखिए पूरा प्रतिशत ऑफलाइन मैंने आपको करा दिया, जिस सीक्वेंस में मैंने आपको ऑफलाइन कराया है ऐसे ही मैं ऑनलाइन सारी वीडियोस अपलोड करूंगा। ये सारे सवाल मैं आपको कराऊंगा, अपनी तरफ से कंसेप्ट बता के आपको चलूंगा। ठीक है, बस आप बशर्त कि आप सीरियस एफर्ट लगा के पढ़ते रहे। आप देखिए कोई भी चीज़, मैं आपको एक फंडा बता देता हूँ पढ़ने का, आप मेरी बात समझो। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ मेरे भाई, आप समझना। देखो एक बादशाह, एक रैपर है बादशाह, वो एक इंटरव्यू में एक बात कह रहे थे, मुझे उसकी बात बहुत अच्छी लगी, मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। देखिए सीख 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 सीख, मतलब आप किसी चीज़ को 4 बार में सीखते हो। जब आप लर्निंग के प्रोसेस में हो, जब आप लर्निंग के प्रोसेस में आते हो, किसी चीज़ को सीखने की तैयारी आप करते हो, आप अभी सीख रहे हो, लेकिन आप उस चीज़ को पूरी तरह से एडॉप्ट कर पाओगे 4 बार में। जब आप किसी चीज़ को पहली बार सीखते हो तो आपको केवल उसका कितना % समझ में आता है? 25%। जब आपने 25% समझा, आपने पहली बार समझा तो आपको केवल 25% समझ में आया। मान लो आपने इंग्लिश में एडजेक्टिव पढ़ा, तो एडजेक्टिव को आप हिंदी पट्टी के बच्चे हैं, आप सीबीएसई बोर्ड आईसीएसई बोर्ड से तो पढ़े लिखे नहीं हैं, हिंदी पट्टी वाले सारे बच्चे हैं हमारे, या कोई सीबीएसई बोर्ड वाला बच्चा भी है। जब हम कंपटीशन की दुनिया में जाएंगे तो एकेडमिक जो आपका एजुकेशन सिस्टम है और कंपटीशन वाली चीज़ें थोड़ी अलग हो जाती हैं। हालांकि बेस वही बनेगा जो आपने एकेडमिक में पढ़ा है।
जब आप किसी चीज़ को पहली बार सीखते हो तो 25% सीखते हो, जब आप दूसरी बार सीखोगे ना तो फिर से आपको 25% उसमें कुछ नया समझ में आएगा, फिर दोबारा जब आप उसके सीखने जाओगे तो फिर से आपको 25% चीज़ अलग से समझ में आएगी, और जब आप उसको चौथी बार 25% पढ़ोगे तो ये अपने आप में क्या हो जाता है, पूरा 100% हो जाता है। फिर वो चीज़ आपकी हो गई। जब आप एक सवाल को 4 बार लगा लोगे ना तो वो सवाल परमानेंटली आपका हो चुका है, अब आप उसको भूलोगे नहीं। वो आपको पेपर में अगर आएगा तो नंबर दे के जाएगा, ये मेरी बात का आप विश्वास करो। हम 4 बार करते हैं, सीख 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 सीख, चुप सीख चुप सीख, एग्जीक्यूट 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 एग्जीक्यूट। फिर आपको सिर्फ एग्जीक्यूट करना है चीज़ों को। आपने एक बार सीख लिया, फिर आपने दूसरी बार सीखा, तीसरी बार सीखा, चौथी बार सीखा। आप मेरे भाई, पहली बार पढ़ने से किसी को कुछ भी समझ नहीं आता। पहली बार में, दूसरी बार में सिर्फ चीज़ें क्लियर होती हैं, थोड़ी 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 थोड़ी, ठीक है। विजडम नहीं आती। विजडम आएगी जब आप किसी चीज़ को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करोगे, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करोगे। और मैथमेटिक्स किससे आएगा? प्रैक्टिस से आएगा, रिवीजन से आएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आएगा, प्लस मॉक से आएगा। आप मॉक लगाओ, उसका एनालिसिस करो, उसकी एक अलग से कॉपी बनाओ, तभी तो चीज़ें बेहतर हो पाएंगी। ऐसे नहीं बेहतर होंगी। आप केवल ऊपर ऊपर से सवाल कर लो, मुझसे 2 सवाल आके पूछ लो, मैं आपको यहाँ 10 सवाल करा दूँ, और आपने कॉपी जाके फेंक दी, उसके बाद आप ना तो प्रैक्टिस कर रहे, ठीक है। तो आप मेरी बात को समझो। उसकी बहुत अच्छी लाइन है, सीख 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 सीख, यानी 4 बार सीख। पहली बार सीखेगा 25% सीखेगा, दूसरी बार होगा 50 हो जाएगा, तीसरी बार सीखेगा 75 हो जाएगा, और जब चौथी बार उसी चीज़ को करेगा तो वो 100% तेरी हो जाएगी, 100%। उसके बाद भी सीखना है, चुप सीख, फिर भी सीखना है। उसके बाद उसको जो सीखा है अब उसको एग्जीक्यूट करना सीखो, अब उसको इंप्लीमेंट करना सीखो। अब आप प्रीवियस ईयर उठाओ, आप मॉक टेस्ट उठाओ, कोई भी आपको बुक मिले प्रीवियस ईयर की, आप उसको प्रीवियस ईयर लगाना शुरू करो। 2018 के बाद के सारे प्रीवियस ईयर लगाओ आपको। तो मैथमेटिक्स में 1 महीना 2 महीना, जो बच्चे हमारे यहाँ फ्रेशर आते हैं पढ़ने के लिए, 1 महीना मैं उनको परसेंटेज और रेशो ही पढ़ाता हूँ, और 1 महीने में उनको एक अजीब तरह का अपने अंदर कॉन्फिडेंस दिखाई देता है कि हाँ, 1 महीना पहले जब मैं आया था आपके यहाँ भैया तो मैं निल था, लेकिन 1 महीने में मैंने आपसे बहुत सारी चीज़ें सीख ली। तो ये वो बच्चा सीख पाएगा जो खुद भी मेहनती है, जो खुद भी लेबर लगाना जानता है, जो खुद भी काम करना जानता है। तो आप सीखो चीज़ों को। एक बार में किसी को समझ नहीं आती, एक सवाल को 4 बार करो। आप अगर थोड़े से थोड़े स्लो चलता है आपका प्रोसेस तो आप डरो मत, हिम्मत रखो। आप 4 बार करोगे, कोई 1 बार में सीख जाएगा, कोई 2 बार में सीख जाएगा, लेकिन सबका प्रोसेस सेम है। ये बात सबके लिए कॉमन है। आप जब पहली बार सीखते हो तो 25 सीखते हो, दूसरी बार में वही चीज़ 50% हो जाती है, तीसरी बार उसको करोगे तो 75% हो जाएगी, और चौथी बार में वो कंप्लीट 100% हो जाएगी। फिर आपको केवल उसका एग्जीक्यूशन ही करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है। आप प्रीवियस ईयर उठाओ, प्रीवियस ईयर लगाने शुरू करो, मॉक टेस्ट लगाने शुरू करो, कोई एक बुक कंप्लीट शुरू से लेकर आखिर तक प्रीवियस ईयर की उसको ख़त्म करो। और बुक एक ही करनी है, ऐसा भी नहीं कि प्रीवियस ईयर की 10 किताबें लगा रहे, नहीं, एक किताब को पहले 4-5 बार करो। यही मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करने की रणनीति है, ठीक है। तो आई होप आपको भी मैं अपनी बात समझाने में सफल रहा हूँगा। आपको जो भी मेरी बात अच्छी लगती है उसको आप ज़रूर एडॉप्ट करें। और आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलेंगे आपसे। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।